नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू का CSAS पोर्टल 14 जून से ओपन हो चुका है और अब तक 1 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बहुत से सवाल आपके आ रहे हैं, उन्हीं के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू की डीन एडमिशन्स प्रोफेसर हनीत गांधी के पास। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्कार मुनमुन जी। मैम, सबसे ज़्यादा जो सवाल है रजिस्ट्रेशन में वो सर्टिफिकेट्स को लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने पीछे बताया भी था कि पहले 15 मई तक समय दिया गया था कि आप बनवा लीजिए, अंडरटेकिंग नहीं चलेगी। तो क्या मैम ड्यू ने डिसाइड किया है कि अंडरटेकिंग बिल्कुल नहीं चलेगी? जी, DU ने डिसाइड किया है अंडरटेकिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। हमने पिछले साल भी नहीं ली थी और इस साल भी हम अंडरटेकिंग या एक्नॉलेजमेंट्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं करेंगे। काफ़ी समय दिया गया है, आप अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। इनफैक्ट अगर आपने CUET में किसी कैटेगरी को अवेल किया था तो वहाँ भी आपने सर्टिफिकेट्स डाले होंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि CUET में भी आपने एक कैटेगरी को अवेल किया, वहाँ आपने सर्टिफिकेट लिया और वही सर्टिफिकेट्स आप यहाँ भी डालेंगे। सो सर्टिफिकेट तो आपका बिल्कुल फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसे इशू कराना है वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जैसे 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए फॉर कैंडिडेट्स हु विश टू टेक एडमिशन अंडर OBC, NCL एंड EWS कैटेगरी। और आपकी पूरे वो इट शुड बी अ वैलिड सर्टिफिकेट, ओनली दोज विल बी टेकन। वी विल नॉट डू एनी एडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी अंडरटेकिंग और एक्नॉलेजमेंट। आप ये भी अगर कहेंगे कि हमने अप्लाई किया और उसके हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, उसे भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक सवाल मैम ज़्यादातर बिहार से स्टूडेंट्स का है कि वहाँ पर SDM के बजाय रिवेन्यू ऑफिसर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो फॉर्मेट कुछ अलग सा होता है, लेकिन ड्यू में कहा गया है कि वो SDM का सर्टिफिकेट चलेगा। तो कैसे वो मेटलाइज होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको नहीं लेते हैं। अगर उनका उससे वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो इशू करते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और हमने कभी नहीं रोका। ये तो हर साल हम करते ही आ रहे हैं और आपने देखा होगा मुझे, आप तो हर साल देख ही रहे हैं कि हमने कभी बच्चों को इस बेसिस पे नहीं रोका था। अगर उनके सर्टिफिकेट उस जगह की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बने हुए हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी से उदाहरण मैं आपको एक और देती हूँ। जैसे कुछ क्षेत्र हैं हरियाणा के जहाँ हमें पता है कि तहसीलदार नहीं होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, तो हमने उनका हर साल सर्टिफिकेट लिया, हम कॉलेजेस को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। तो इसमें हम कभी बच्चों को ऐसा कष्ट नहीं आने देते हैं। ये मैम एक सबसे बड़ा सवाल जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर है। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वो हिंदी डिबेट में एक्सपर्ट रहा है थ्रू आउट, उसने बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया। तो क्या जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किए होंगे उनको छूट रहेगी ट्रायल से? नहीं, ECA में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपने इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है, उसमें आपको आपके ट्रायल्स में आपको आना ही पड़ेगा और उसका पूरा मार्किंग स्कीम जो ट्रायल्स का है और सर्टिफिकेट है वो पूरा हमारे CSAS डॉक्यूमेंट है। अगर आप बच्चों की जानकारी के लिए चैप्टर 21 आप देखिए ऑफ द CSAS डॉक्यूमेंट, और उसमें हमने ये चैप्टर 22 है शायद, उसमें हमने सारा ये डिटेल में दिया हुआ है कि कौन से सर्टिफिकेट चलेंगे और कौन से ट्रायल्स होंगे। ECA में तो ट्रायल्स कंपलसरी हैं एक्सेप्ट फॉर NCC एंड NSS, सिर्फ वहाँ ट्रायल्स हैं। मैम स्पोर्ट्स कोटा की बात है, उसमें भी जैसे मान लीजिए कोई कॉमनवेल्थ गेम खेला हो या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, तो उनके लिए भी कुछ छूट है अलग से? उनके लिए है, एक कैटेगरी है हमारी कैटेगरी A, उसी चैप्टर में जिस चैप्टर का मैं जिक्र कर रही हूँ उसी में आप देख लीजिए, उसमें एक कैटेगरी है वहाँ पर आपके पास ट्रायल्स की छूट है। और ये वही कैटेगरी है जहाँ पर बच्चों ने कुछ इंटरनेशनल गेम्स में कुछ पार्टिसिपेशन किया या उन्होंने वहाँ पर कुछ मेडल वगैरह लिए, तो उनको ट्रायल्स में छूट है। एक सवाल मैम जो सबसे ज़्यादा इस समय घूम रहा है कि CSAS पोर्टल का जो लास्ट डेट है फेज़ 1 का वो 25 जून है और बहुत पैनिक है स्टूडेंट्स के बीच में कि 25 जून को बंद हो जाएगा CSAS पोर्टल का फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम कुछ बंद नहीं कर रहे हैं, फेज़ 1 चलता रहेगा। इनफैक्ट फ़ेज़ 2 लॉन्च होगा जब CUET के रिज़ल्ट आ जाएंगे। उसके बाद फ़ेज़ 1 को भी हम कंटिन्यू रखेंगे कुछ टाइम और फ़ेज़ 2 भी हम खोलेंगे तब जब CUET के रिज़ल्ट आ जाएंगे। अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत करिए, लेकिन फॉर्म को तसल्ली से भरिए। हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं जिनमें बच्चे जब जैसे ही सबमिट करते हैं फिर उन्हें लगता है हमने कुछ गलत कर दिया और फिर हमें कहते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए, अभी हमने फॉर्म को इसीलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फ़ेज़ 1 बहुत सिंपल है, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको 1 घंटे से ऊपर भी लगेगा, लेकिन उसमें भी जल्दबाजी बच्चे कर रहे हैं, तो जब जल्दबाजी करते हैं तो आपसे गलती होती है। अभी कोई हम डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं आप लास्ट डेट तक वेट करें और जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिए। अपना एक पर्टिकुलर प्रीव्यू जब हम लास्ट में देते हैं उसको देखकर, पूरा फॉर्म को तसल्ली से देखकर, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर, अगर आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं तब भी उसका प्रिंट आउट निकालिए,
पैसे सबमिट करने से पहले फॉर्म को पूरा तसल्ली से देख लीजिए। कई बार मैम जो है वो फ़ी पेमेंट में पेमेंट गेटवे को लेकर भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या अब ये इश्यूज़ मैम रिजल्व हो चुके हैं? बिल्कुल पहले रिजल्व। दो दिन इशू थे बहुत ज़्यादा। पहले दिन आए थे, कुछ आए थे, लेकिन अब सारे रिजॉल्व है। अगर मैं फिर भी बच्चों से कहती हूँ अगर आपका आ रहा है तो कई जगह हमारे पास ऐसे है कि उनके इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था, या कई बार उनका जो बैक जो हिस्ट्री होता है ना वो आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर उस पर चल रहा होता है। तो अपना कैशेज या अपनी हिस्ट्री को एक बार डिलीट कर लीजिए और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे तो इशू नहीं आएगा। ये इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी पर्टिकुलर में, ना सिर्फ पेमेंट, अगर आपके कोई आपने डिटेल्स भी एंटर किए तो वहाँ पर भी एक बार कैशे रिमूव करके सारा हिस्ट्री डिलीट करके दोबारा देखिए, वो आपका बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अभी मैम जिस सवाल का आपने जवाब दिया पीछे कि फॉर्म प्रीव्यू देख के भरे, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने फॉर्म जो है गलत भर दिया है। प्रीव्यू देखिए, हमने हमारा आप एक तो हमारे वेबिनार्स देख लीजिए, हमने वेबसाइट पे डाले हुए हैं। हमने अभी कल ही एक वेबिनार किया था, उसे भी आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। उसमें हमने सारे स्टेप बताए हैं। फॉर्म सबमिशन करने से पहले एक प्रीव्यू का पूरा सेक्शन है, उस पूरे सेक्शन को आप प्रिंट करके, प्रिंट की कॉपी अपने पास रखिए, एक एक चीज़ को डिटेल में चेक करिए। जब आपको तसल्ली हो जाए तभी नेक्स्ट सेशन पे जाइए और आप अपना पैसे जमा करिए, तभी आप पेमेंट करिए। एक बार पेमेंट हो जाएगी फिर आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बाद में मैम करेक्शन विंडो ओपन होगा क्या, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं क्यों मुनमुन जी क्यों करें, मतलब मैं तो कहती हूँ कि आप पहले ही फॉर्म अपना ठीक से भरिए। ये तो सवाल ही मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि अभी फॉर्म शुरू किया और आप कह रहे हैं मैं करेक्शन करने दीजिए। अभी से तसल्ली से भरिए, बात का हमें कुछ नहीं पता, क्यों वो इस पे रहे कि कोई करेक्शन विंडो खुलेगी, एडिट विंडो खुलेगी। अभी फॉर्म इतना तसल्ली से भरिए और आराम से भरिए, अभी कोई डेडलाइन तो है नहीं, तो आप आराम से भरिए फॉर्म। पिछले साल मैम जिन स्टूडेंट्स के नहीं हो पाए एडमिशन ड्यू में, तो कहीं कहीं उन्होंने एडमिशन लिया। बहुत से सवाल ऐसे स्टूडेंट्स का है जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है और फिर से उन्होंने CUET दिया है, तो क्या वो ड्यू के CSCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है। इसमें हमने आपसे मांगा हुआ है कि आप वहाँ पर अपना, अगर आप कहीं इस समय एनरोल्ड हैं, मतलब अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो प्रॉब्ली बोनाफाइड स्टूडेंट होंगे उस यूनिवर्सिटी के या इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ पर आप अपना रोल नंबर भरिए, आपने किस साल एडमिशन लिया था वो आप डिटेल्स अपना सच्चाई से बताइए, तो रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप वो अपना स्टेटस बिल्कुल क्लियरली बता दें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल क्लियरली। एक सवाल मैम जो है वो ECA कोटा को लेके आया था कि कुछ लोगों ने कहा है कि अप्रैल के बाद भी उनके कुछ सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं, तो क्या वो वैलिड होंगे मैम 1 अप्रैल के बाद, जबकि शायद आपने कहा था कि उससे पहले के ही वैलिड रहेंगे? 30 अप्रैल तक हमने डेट दी हुई है। 30 अप्रैल तक आपके सर्टिफिकेट जो हों वो बने होने चाहिए उस डेट के साथ। उस डेट तक 30 अप्रैल 2023 तक आपके जो सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं वही वैलिड होंगे। वो वैलिड होंगे? हाँ, वही वैलिड होंगे। एक और मैम जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल है, और वो सवाल जो है वो ये है कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल, मतलब ये तो एक महत्वपूर्ण फेज़ है जो हम अगले, जब आपका CUET का रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी प्रेफरेंसेस भरिए। इसके ऊपर हम एक और वेबिनार भी करेंगे जब हमारा CUET का फेज़ 2 स्टार्ट होगा, हम दोबारा से एक बार वेबिनार करेंगे, उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। लेकिन तब तक अगर आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एक अपना टेंटेटिवली सोच लीजिए, क्योंकि एक्चुअली प्रेफरेंसेस तो तब मान्यता रखती है जब आपका CUET का स्कोर आ जाएगा। नेवरदलेस आप जिस कॉलेज में, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 1500 के करीब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1550 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर एक बच्चा सभी प्रोग्राम से सभी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। इट्स अ बिग टास्क, वी अंडरस्टैंड दैट। तो आप अपना थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू कर दीजिए, किस कॉलेज में किस कोर्स को आप प्रेफरेंस में रखना चाहेंगे, तो ये आप थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए। जब हम प्रेफरेंस का खोलेंगे फेज़ 2 तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये होमवर्क करना शुरू करिए, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, कौन सा कोर्स आप किस कॉलेज से करना चाहते हैं। उसकी हॉस्टल की फ़ीस देख लीजिए अगर आप चाहें तो, उसकी आपकी वो कॉलेज जो है आपके घर से कितना दूर है, आने जाने में आपको कितनी देर लगेगी, उस कॉलेज के बारे में आप और कुछ जानना चाहें तो कॉलेज की वेबसाइट देख लीजिए कि क्या है। कोर्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे भी रिलेटेड हमारा UGCF फ्रेमवर्क जो है उसमें आप सारा देख लीजिए कि कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, पूरे 1-2 साल में, 3 साल में क्या पढ़ाया जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आप अपने कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू कर दीजिए। मतलब अभी जो आपके पास समय मिला हुआ है जब तक CUET का रिजल्ट नहीं आता है, हाँ, तो आप ये तैयारी कर लें। जी। तो क्या मैम इसके लिए कोई किसी प्रोफेशनल की सेवाएं लेना भी ज़रूरी है?
प्रोफेशनल। क्योंकि बाहर जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रेफरेंस शीट तैयार मिलेगी, आपका हम कॉलेज प्रेडिक्टर भी बताएंगे, तो क्या आप क्या गाइड करेंगे? बड़ी हैरानगी की बात है कि लोग ऐसे बाहर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास पीडीएफ शीट होगी या प्रिडिक्टेबल स्कोर्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो आपकी अलॉटमेंट्स भी होंगे ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव है, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंसेस और आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के आधार पर है। हर प्रोग्राम की अलग तरह की एलिजिबिलिटी, कहीं पर हमें बेस्ट 3 चाहिए, कहीं पर हमें बेस्ट 4 और उसके अंदर एक लैंग्वेज इंक्लूडेड है, कहीं पर हमें सिर्फ आपका जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज चाहिए। तो क्योंकि हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी अलग है, तो मान लीजिए एक साइंस का स्टूडेंट है, वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी एलिजिबल है, तो उसका ह्यूमैनिटीज़ में जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए स्कोर अलग होगा और फिज़िक्स ऑनर्स के लिए हो सकता है उसका स्कोर अलग हो। तो उसमें आप कैसे बना लेंगे कि हम आपको ये प्रेडिक्ट करके दे देंगे? ये तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और बच्चों को अपना ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, लेकिन किसी ऐसे कोई अगर आपको ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। आप अपना रिसर्च करिए। रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉलेज की वेबसाइट देखिए, कॉलेज की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स ही होती हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखिए जहाँ पर कोर्स भी आपको दिया हुआ है, और आप फीस वगैरह भी सब देख लीजिए और तब अपना मन बनाइए। ड्यू आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो इन दिनों आपके हिसाब से उनकी 24 घंटे की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्योंकि रिजल्ट अभी हाथ में नहीं है, सीसीएस फॉर्म भी भर दिया और अब लगातार अनुमान लगा रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या एडवाइस करेंगे? तसल्ली से रहिए, मस्ती मारिए, जब तक कॉलेज नहीं आ रहे, थोड़ी अपनी प्रेफरेंसेस रोज़ देखते रहिए। और अब तो अगर आपने CUET का रिज़ल्ट दे लिया है तो बस अपना CSAS का फॉर्म आराम से भर दीजिए, फेज़ 2 की तैयारी करिए और न्यूज़पेपर्स पढ़िए, जनरल नॉलेज एनहांस करिए, आपको सारी जनरल नॉलेज मालूम चाहिए। बिल्कुल घबराइए नहीं, तसल्ली से रहिए। और अब तो टेस्ट हो चुके हैं, 12th भी दे चुके हैं आप और CUET भी दे चुके हैं, तो अब कॉलेज आने की तैयारी करिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।